ये क्वेश्चन आपका है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, यानी ट्रेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होता है उससे है। और इसमें हम एक ही कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 120 मीटर लंबी है और दूसरी ट्रेन जो है वो 180 मीटर लंबी है, और दोनों ट्रेन एक दूसरे के आमने सामने से क्रॉस कर रहा है, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। एक ट्रेन इधर से जा रहा है तो दूसरा ट्रेन इधर से आ रहा है। तो आप देखते होइए कि जब भी आप सफर करते होंगे तो आप ट्रेन में बैठे होंगे, तो अगर आपके ट्रेन जो दूसरा ट्रेन है वो एक दूसरे के अपोजिट होता है तो जल्दी से क्रॉस कर जाता है। और वही जब अगर सेम डायरेक्शन में चलेगा तो क्या होगा कि समय लगता है उसको क्रॉस करने में। तो आप बताइएगा कि अगर जल्दी से क्रॉस करता है, इसका मतलब उस समय में क्या होगा, तो स्पीड आपका जुट जाता है, दोनों ट्रेन का स्पीड क्या होगा, जुटेगा। और क्या होगा, अगर वो एक ही डायरेक्शन में दोनों ट्रेन जा रहा है तो धीरे धीरे चलेगा, यानी कि धीरे धीरे पार करेगा। जिसका स्पीड ज्यादा होगा उस हिसाब से वो धीरे धीरे क्रॉस कर जाएगा आगे की ओर। लेकिन इस कंडीशन में क्या होता है कि स्पीड कम हो जाता है, तो स्पीड कम होगा तो समय ज्यादा लगेगा, और जब क्या होगा, स्पीड ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा। तो यहाँ पे एक ही चीज ध्यान में रखिएगा कि अगर सेम डायरेक्शन रहेगा तो स्पीड घटेगा, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड जुटेगा। अब बताइए कि यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक समान चाल से एक दूसरे की ओर आ रही है। एक दूसरे की ओर आने का मतलब कि ये ट्रेन इधर से आया और ये ट्रेन इधर से गया, तो ये अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा स्पीड को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे, यानी कि रिलेटिव स्पीड जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, तो दोनों के स्पीड को जोड़ लेते हैं। तो 34 और 32 कितना हो जाएगा, 34 प्लस 32 यानी कि 66 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ये स्पीड। अब यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस का बात करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, डिस्टेंस की दूरी क्या होगा भाई, तो दूरी जो भी होता है तो वो सेम डायरेक्शन में क्रॉस करे तब, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करे तब दूरी क्या होगा, तो दोनों ट्रेन की लंबाई को हम लोग जोड़ लेते हैं, यानी कि L1 प्लस L2, यानी ये क्या है, ट्रेन का लंबाई है। तो ट्रेन का लंबाई कितना है, 120 प्लस का 180। तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे 120 प्लस का 180, तो ये आपका कितना निकल करके आ गया, 300 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस हो गया 300 मीटर और आपका स्पीड जो है वो हो गया 66 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात का दिक्कत है कि टाइम किस चीज में पूछा, सेकंड में पूछा। तो आपका ये जो स्पीड है इसको हम लोग किस चीज में बदलेंगे, तो मीटर पर सेकंड में, क्योंकि दूरी आपका मीटर में आया है और टाइम सेकंड में पूछ रहा है। तो आप इस स्पीड को भी क्या करेंगे, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो हम आपको बताए हुए थे कि अगर किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है तो 66 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, तो 5/18 से गुना कर लेते हैं। कितना है, 5/18 से हम लोग गुना करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग कि 5/18 से गुना करेंगे तो ये कटेगा क्या, 6 से, 6 18, 6 से ये 11 बार में, यानी कि 55/3 मीटर पर सेकंड आपका क्या हो गया, तो रिलेटिव स्पीड निकल करके आया। ये हमारा किलोमीटर पर आवर में आया था, अब इसको बदलना था हमको मीटर पर सेकंड में, तो 55/3 मीटर पर सेकंड। अब आपके पास क्या कर रहा है कि आपसे पूछा जा रहा है कि कितना समय लेगी एक दूसरे को पार करने के लिए। तो आप जानते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना हो गया, 300 मीटर, ठीक है, और बट्टा में रखेंगे चाल कितना है, 55/3। तो अगर 55/3 हम रखते हैं तो ये पलट करके क्या हो जाएगा, 3/55 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देंगे कितना हो जाएगा, 3/55। अब इसको हम लोग काट लेते हैं, 5 से कटेगा कितने बार में, 11 बार में, 5 से ये कटेगा कितने बार में, 60 बार में। आपका आंसर आ जाएगा 180/11 सेकेंड, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। कोई दिक्कत नहीं था, कॉन्सेप्ट से सिर्फ समझना था। हम आपको एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जब ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आता है तो स्पीड, जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा, ऐड हो जाएगा, दोनों ट्रेन का जुट जाएगा। और जब सेम डायरेक्शन में अगर दोनों ट्रेन चलेगा तो स्पीड क्या होगा, दोनों का घट जाएगा, यानी कि दोनों के स्पीड का हम लोग अंतर निकालते हैं। लेकिन जहां तक डिस्टेंस की बात है तो दोनों कंडीशन में ट्रेन चाहे जिस दिशा से आए, जिस दिशा से जाए, क्रॉस करे, दोनों कंडीशन में क्या होता है कि लंबाई जो होगा दोनों ट्रेन का वो आपस में जुटेगा और वही दूरी तय करेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो इस सेशन को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करेंगे ताकि वो भी सब्सक्राइब करके इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके और तैयारी में कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो ये जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी पोर्शन में डाउट नजर आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें कर सकते हैं, ताकि हम उस पर ध्यान देंगे और आपको अगले वीडियो में सॉल्यूशन उसका करने का कोशिश जरूर करेंगे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन होता कुछ नहीं है, आपसे कोई डिमांड नहीं करेगा, बस आपका माइंड का टेस्ट कर रहा है कि आप क्वेश्चन बनाते वक्त इस पर फोकस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
अगर इसको ध्यान से नहीं पढ़ रहे, ऐसे ही बार दे रहे हैं क्वेश्चन, तो आपका गलत हो ही जाएगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कह रहा है कि यदि एक वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं भाई कि अगर परिमाप ये वर्ग है, वर्ग का चारों भुजा क्या होता है, तो बराबर होता है। देखिए क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको फिगर बनाने का कोई जरूरत नहीं है, आपको बस सिर्फ हम समझा रहे हैं। परिमाप कहने का मतलब कि ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, चारों को जोड़ करके बनाते हैं, और चारों भुजा वर्ग का क्या होता है, बराबर होता है। तो आप यहाँ से भुजा निकाल सकते हैं, भुजा बराबर होता है परिमाप बट्टा 4। तो परिमाप बट्टा 4 करेंगे, 64 दिया हुआ था परिमाप, ये हो जाएगा 16 सेंटीमीटर आपका भुजा आ गया। अब इसका आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं कि भुजा का स्क्वायर होता है, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। एक चीज क्या कह रहा है कि एक आयत जो है उसका क्षेत्रफल इस वर्ग के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, यानी इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इससे 16 को कम होगा क्या, तो आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल आप खुद से बता सकते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है उससे कितना कम है, 16 कम है, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल आपको पता चल गया हुआ है। अब एक बात बताइएगा, और चीज क्या कह रहा है कि आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो आप चौड़ाई बता सकते हैं, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो L गुना B अगर 240 है, जिसमें लंबाई क्या दे रखा है, 20 दे रखा है, तो आप चौड़ाई आराम से बता सकते हैं, 20 से इसको भाग कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी चौड़ाई आपका निकल करके आ गया 12 सेंटीमीटर। लंबाई दे रखा था 20 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप आपसे पूछ रहा था, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B। अब यहाँ पे देखेंगे 2 इंटू लंबाई रखेंगे 20, चौड़ाई रखेंगे 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 20 और 12 कितना होता है, 32, 32 गुना 2 यानी कि 64 सेंटीमीटर आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपसे कुछ नहीं पूछा है, बस माइंड का अटेंशन आपके इस क्वेश्चन के बनाते समय है या नहीं है, बस। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, और इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे कि क्या कह रहा है कि रोहित और मनोज के पास कुल 1320 रुपए है, ठीक है, और रोहित की धनराशि का 10/21 भाग जो होगा वो मनोज की धनराशि का 5/7 के बराबर है। देखिए यहाँ पे हमको ये अलग अलग नहीं दिया वैल्यू कि कितना रोहित के पास है और कितना मनोज के पास है, लेकिन दोनों को मिला करके मेरे पास ओवरऑल दे दिया है कि 1320 रुपया है। एक कंडीशन और लगा दिया कि जो भी जितना भी रुपया होगा रोहित के पास, उसका 10/21 जो करेंगे वो मनोज के धनराशि के 5/7 के बराबर होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, रेशियो मेथड हमको यूज करना है। रेशियो मेथड बहुत ही यूजफुल होता है और इसका यूज भी हमको करना है जल्दी आंसर करने के लिए। देखिए रोहित का कितना कहा, 10/21, और मनोज का कितना कहा, यानी मनोज का 5/7। ये दोनों क्या है आपस में, तो बराबर है। अब आप जानते हैं कि ऊपर से ऊपर कटेगा, नीचे से नीचे कटेगा, रेशियो मेथड पे जाते हैं, 7 या 21, यानी कि अब आप यहाँ पे क्रॉस गुना कर सकते हैं। ऊपर में आ गया 2r, तो 2r का गुना इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 2r ही रहेगा, और यहाँ पे 3 है और ये m है, तो क्रॉस गुना करते हैं तो 3m। अब आप बता सकते हैं कि r और m का जो रेशियो होता है वो रेशियो कैसे निकलता है। ये देखिए सीधी सी बात है कि ये 3 उठ करके यहाँ राम के पास, रोहित के पास आ जाएगा, और ये 2 उठ करके मनोज के पास, यानी कि रोहित का वैल्यू 3 और मनोज का वैल्यू 2। अब ये आपका रेशियो में आ चुका है। अब एक बात बताइए कि हिस्सा किसका निकालना है, रोहित के पास कितनी धनराशि है, तो जिसका हिस्सा निकालना रहता है उसके अनुपात को हम लोग ऊपर रखते हैं। तो रोहित का अनुपात कितना है, 3 है, और मनोज का अनुपात 2 है, तो मनोज का हमको नहीं चाहिए, करेंगे भी नहीं उसका काम। तो रोहित का 3 अनुपात है, और टोटल कितना अनुपात में, तो 3 और 2 5, यानी जोड़ करके दोनों को हम लोग नीचे लिखते हैं। अब ये क्या होगा, तो इसको हम लोग गुना करते हैं किससे, तो टोटल रुपया से, यानी टोटल अमाउंट से, जितने रुपए को हमको बांटना है। तो 1320 से गुना कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 5 दूना 10, 5 36, 5 चौका 20, यानी कि 264 को 3 से गुना करेंगे, 3 चौका 12, 3 छक्का 18 और 1 19, 3 दूना 6 और 1 7। रोहित के पास कुल कितने रुपए आ गया, तो 792 रुपए। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आपको बस किस मेथड का यूज करना था ये आपको चूज करना था, ठीक है। तो हम लोग रेशियो मेथड पे बहुत ही जल्दी आसानी से क्वेश्चन को ला सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कैलकुलेटिव आ रहा है, लेवल उसका कम है लेकिन कैलकुलेशन आपको बहुत ज्यादा है, तो आप समझना है, आपको कैलकुलेशन को फास्ट रखना है, माइंड को शार्प करना है, इस तरीके
तरीके से आप कैलकुलेशन बहुत ही जल्दी कर पाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा, एक नज़र पढ़ेंगे क्वेश्चन पे हम लोग, और ये यहाँ पे डिट्टो एकदम 100% हम बता रहे हैं कि सिर्फ डाटा चेंज है, और 31 तारीख का यानी 31 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था सेकेंड शिफ्ट में SSC GD का, वो सेम टू सेम एज इट इज यही क्वेश्चन था, सिर्फ उसका डाटा चेंज था। डाटा क्या था वो भी बता देते हैं कि यहाँ पे 25,500 रुपए था, यहाँ पे 4% का ब्याज था, और यहाँ पे कितना था, तो लगभग ये 11-12 साल था, एक का 11 साल था और एक का 12 साल का अंतर था। बस यही आपका डाटा चेंज था, लेकिन एकदम 100% सेम यही क्वेश्चन था, SSC GD का सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन था। कुछ बच्चे रिव्यू जो दिए हैं हमको, जो GD का एग्जाम दिए, वो सेम लगभग आपका इसी तरीके का क्वेश्चन था। तो आप चलिए ध्यान देंगे हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने का क्या तरीका है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ करके आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा, आई होप कि जरूर समझ में आएगा आपको। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि 13,540 रुपए की राशि को कमल और सुनीता के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया कि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 5 वर्ष बाद कमल के हिस्से पर प्राप्त मिश्र धन समान दर पर 7 वर्ष बाद सुनीता के हिस्से पर प्राप्त मिश्र धन के बराबर है। यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, देखिए कुल रुपया कितना दिया हुआ है, 13,540 रुपए। हम इसी में से कमल को भी दिए और इसी में से सुनीता को भी देखिए, यहाँ पे ध्यान देंगे 13,540 रुपए है, इसमें से हम कमल को भी दिए और सुनीता को भी देखिए। तो कमल को मान लेते हैं हम लोग 100 रुपए दिए, तो सुनीता को कितना दे पाएंगे, 13,540 में से जितना x को घटा लेंगे, जो आएगा वही, जो बचेगा वही ना। तो 13,540 में से 100 रुपए को घटा लिए, तो ये हम किसको दिए, सुनीता को दिए। अब ये भी इस पैसे को ब्याज पर लगा दी और ये भी इस पैसे को ब्याज पर लगा दिया। अब यहां से जो आपका मिश्रधन आ रहा है, कमल कितने वर्ष के लिए लगाया, तो 5 वर्ष के लिए लगाया। तो अब ध्यान देंगे कि 8% के रेट से 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर नहीं पता है तो अमाउंट डायरेक्ट कैसे निकलता है, तो P इंटू P, तो इसके लिए क्या है, x है, और 1 प्लस R/100, R कितना है, 8 है, 8/100, ठीक है। इसका पावर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए टाइम कितना है, 5 साल है, तो पावर 5 हो जाएगा। यही इसका मिश्रधन होता है। देखिए आप जानते होंगे कि अमाउंट बराबर क्या होता है, P इंटू 1 प्लस R/100, इसका पावर n है, यानी कि t भी हो सकता है। n अगर नहीं पता है तो आप t भी रखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से अमाउंट ये निकल गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम कि इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे, तो ये भी आपका हो जाएगा 13,540 माइनस x, इसके लिए प्रिंसिपल ये है, तो प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R, इसके लिए भी कितना रहेगा, 8/100, लेकिन यहाँ पे टाइम कितना है, 7 है, तो पावर में 7 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे हम कि ये दोनों जो अमाउंट होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। तो आप देख पा रहे हैं इधर भी ये चीज गुना में है x के साथ और इधर भी ये चीज गुना में है। अब क्या करेंगे, तो इधर देखते हैं कि यही सेम चीज 1 प्लस 8/100 कितना पावर में है, 5 पावर में है, यानी 5 बार है। और ये कितनी बार है, 1 प्लस 8/100 7 बार है। तो अगर हम इसको काट देते हैं तो 5 बार तो कट जाएगा, कितना बचेगा, तो अब 2 ही बार बच पाएगा। देखिए ये 7 बार है और ये 5 बार है, तो 5 बार तो इसको काट देगा, लेकिन 2 बार क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो इधर अब आपका आ गया x और इधर कुछ नहीं है, तो बराबर करेंगे क्या, अब यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको थोड़ा सा जल्दी सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 108/100, ये हो जाएगा कितना, 108/100। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 108/100। अब इसको भी काट सकते हैं, तो ये 27 बार में कटेगा और ये 25 बार में कटेगा 4 से। अब जरा सोचिए कि 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है, और 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, यानी कि इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 729/625। अब एक काम करेंगे कि 625 ये नीचे में चला गया, तो क्रॉस गुना होगा तो इधर आ जाएगा x के साथ, तो ये हो गया 625x। 625 का काम खत्म। अब आपको क्या बच गया है कि 729 को इसके साथ करना है, फिर इसके साथ करना है। तो आप गुना करके लिखिएगा मत, सीधे इसको ऐसे ही लिख देंगे हम, 13,540 गुना 729। देखिए इसको गुना करने में आपको टाइम ज़्यादा बर्बाद लगेगा, तो आप इसको ऐसे ही रहने देंगे। और फिर माइनस का क्या है, इसको एक साथ कर लेंगे। माइनस का क्या हो जाएगा, 729 को x से गुना करेंगे तो 729x आएगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि x वाले को हम लोग एक तरफ करते हैं, तो इसको हम इधर भेजेंगे, तो 625x और इधर से इधर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो 729। तो जोड़ लीजिएगा, आपका 7 और 6 13 हो जाएगा, 25 और 29 54 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 1354x। बराबर क्या निकल के आया, तो 13,540 गुना में 729, बस इतना ही है। अब 1354 है, इधर 13,540 है, सेम आपको दिख रहा है कि 10 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो x का वैल्यू कितना निकल करके आ गया, 7290। x कहने का मतलब है कि कौन सी राशि था, तो जो हम कमल को दिए हुए थे वो राशि है x, और इसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा था कि कमल का हिस्सा कितना होगा। आपका आंसर आ चुका है 7200, सॉरी ये नहीं, ये वाला होगा 7290।
चलिए, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार में आपको समझ में आया फिर भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा ही लीजिए, ठीक है। क्योंकि अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कैलकुलेटिव पूछा जा रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन आपका HCF और LCM से है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जब भी आपका क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे, तो जब भी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कहेगा कि इतना, जिसमें इतना 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 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष कितना बचे, समान बचे। यानी कि कहने का मतलब है कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या क्वेश्चन में रहेगा तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आना चाहिए कि क्या निकालना है, तो HCF निकालना है। तो HCF किसका निकालना है, तो ये मत समझिए कि ये संख्या जो दिए हुआ है इसका HCF निकालना है। यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज और कर रहा है कि प्रत्येक दशा में भाग देने पर क्या बचना चाहिए, तो समान शेष बचना चाहिए। जब भी ये लाइन रहे कि समान शेष बचना चाहिए तो आप क्या करेंगे कि संख्याओं का अंतर निकालेंगे, यानी इस दोनों का अंतर निकालेंगे, फिर इसका और तीसरा संख्या इसका अंतर निकालेंगे। यानी कि एक बार हम क्या करते हैं, इस दोनों का अंतर निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा 580 माइनस का 265, यानी कि ये हो जाएगा आपका 315। फिर क्या करेंगे, दूसरा और तीसरे संख्या का अंतर निकालेंगे, यानी कि 825 माइनस का 580, यहाँ से आपका आ जाएगा 5, 12 में से 8 जाएगा तो 4, और ये हो जाएगा 7 में से 5 गया तो 3, सॉरी 7 में से 5 गया तो 2। अब यहाँ पे क्या बच गया, पहला दूसरा का निकाल लिया, दूसरा तीसरा का निकाल लिया। अब पहला और तीसरा का अंतर निकालेंगे, यानी कि 825 में से पहली संख्या को माइनस करेंगे 265, तो यहाँ पर कितना निकल करके आएगा, 5 से 5 जाएगा 0, 12 में से 6 गया तो 6, फिर बचेगा 7 में से 2 गया तो 5। अब ये जो अंतर निकालने के बाद जो संख्याएं आएगा इसका हमको क्या निकालना है, तो HCF निकाल लेना है। इस तीनों का क्या निकालना है, HCF। तो कहीं ना कहीं आपको अभी भी कैलकुलेटिव लग रहा होगा, लेकिन अगर हम इसको ऑप्शन के थ्रू करते हैं तो बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है। यहाँ पे इस तीनों का HCF निकालने के लिए आपको भाग लगाना होगा या फिर फैक्टराइजेशन मेथड करना होगा, तो कोई भी मेथड कीजिएगा आपको टाइम लगेगा ही लगेगा। लेकिन यहाँ से अगर हम ऑप्शन पकड़ करके करते हैं, क्योंकि यहाँ से HCF जो आएगा वही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है, तो हम क्या करते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या का है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन में जो आपका सबसे बड़ा दिख रहा है, सबसे पहले हम उसी को चेक करेंगे, यानी कि 55 से कटने वाला है कि नहीं है ये तीनों संख्या। अगर 55 से कट जाएगा तो आपका आंसर वही हो जाएगा, यानी जिस ऑप्शन से ये तीनों का तीनों कट जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कहिएगा कि सर 55 से डिवाइड का तरीका भी तो आपको नहीं पता है, तो आप ये याद रखिएगा कि 55 का फैक्टर निकालिएगा 5 और 11, यानी कि जो संख्या 5 से भी कटे और 11 से भी कटेगा वही संख्या किससे कटेगा, 55 से कटेगा। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, कट रहा होगा थोड़ा सा साइड में, तो 5 और 11, यानी कि जो संख्या 5 और 11 से कटेगा वही संख्या 55 से भी कटेगा। तो 5 से तो ये नंबर तीनों कटने वाला है, लेकिन क्या 11 से कटने वाला है, इसको काट करके देखेंगे। तो 11 दूना 22, बचेगा कितना आपके पास 9, 95, 11 से नहीं कटता, इसका मतलब ये आंसर तो नहीं होगा। अब आ जाइए 45 पे, तो ये किससे कटेगा, तो 5 गुना 9, यानी कि जो संख्या 5 से भी कटेगा 9 से भी कटेगा वही संख्या आपका 45 से भी कटेगा। तो 5 से तो कटेगा, उसको चेक करने का जरूरत नहीं, 9 से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे 5, 1 6 और 3 9, यानी कि ये संख्या आपका 45 से कट जाएगा। तो सब का सब कटना चाहिए। यहाँ पे देखेंगे अगर ये 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 5 और 9 2 11, 11 9 से नहीं कटता, इसका मतलब कि ये भी आपका आंसर नहीं होगा। अब 35 को चेक करना है, तो 35 से क्या नियम होगा कि 5 और 7 दोनों से कटना चाहिए। 5 से तो सब कट रहा है, 7 से चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए 7 चौका 28, बचेगा 3, 35, यानी कि 7 5 35 कट गया, 7 या 21 बचेगा 3, 7 5 35 कट गया, 7 8 56, यानी कि पूरा संख्या आपका कट गया। किससे कटा है, तो 5 और 7 दोनों से, यानी कि ये नंबर किससे डिविजिबल होगा, 35 से। इसका मतलब है कि 315, 245 और 560 का HCF भी क्या आएगा, 35 ही आएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका 35 ही होगा। देखिए अगर HCF निकालते तो कहीं ना कहीं आपको समय जरूर लगता है। ऑप्शन से हम चले जाएंगे, क्या दिक्कत है, ऑप्शन को ही तो टिक करना है हमारे पास एग्जाम में, तो ऑप्शन से भी आंसर आपका बहुत जल्दी आ सकता है। तो यहाँ पे दिमाग लगाइएगा, स्मार्टली तरीका से यूज कीजिएगा, तब जाकर के आपका क्वेश्चन जल्दी से जल्दी कवर हो पाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। आप लोग सभी को इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िएगा कि ए की हानि का 2/3 बी के लाभ का 5/7 के बराबर है। यदि ए की हानि दे रखा है 2460 रुपए, तो एक काम करेंगे हम कि 2460 यानी कि हानि है ए का, तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ए की हानि का 2/3 बी के लाभ का 5/7 के बराबर है। तो ये जो हानि होगा वो 2460 का है, और इसका 2/3 अगर हम निकालते हैं तो ये कितना आ जाएगा,
3 से कट जाएगा 820 यानी कि 1640, यानी कि 1640 रुपया जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो बी के लाभ का 5/7 के बराबर है, यानी कि बी के जो प्रॉफिट है उसके 5/7 के बराबर है। कौन सा, तो इसका हानि कितना निकल के आया है, हानि का 2/3 कितना निकल के आया है, 1640। अब यहां से हम बी का लाभ निकाल सकते हैं कि कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 5 अठे 40, यानी कि बी का जो लाभ होगा वो कितना होगा, इसको क्रॉस गुना कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 7 अठे 56 बचेगा 5, 7 दूना 14 और 5 19 बचेगा 1, 7 तिहाई 21 और 1 22, यानी बी का लाभ कितना हो गया 2296। ए का हानि कितना था, तो हानि तो दे रखा है 2460। अब क्या कह रहा है कि ए की जो हानि है यानी कि 2460 जो है वो बी के लाभ के कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी कि 2296 का कितना परसेंट है, 2460 2296 का कितना परसेंट है। तो परसेंट कैसे हम लोग निकालते हैं, जिसके बारे में कहा जाए उसके ऊपर 2460 के ऊपर जिससे तुलना किया गया है, तो किससे तुलना किया जा रहा है, बी के लाभ के कितने प्रतिशत के बराबर है, यानी कि बी के लाभ से तुलना किया जो कि 2296 है। अब गुना कर लेंगे हम कितना से, 100% से, और यही आपका आंसर आ जाएगा। तो अप्रॉक्स में आपका 100 से ऊपर जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन आपका 100 से ऊपर 2 ऑप्शन है, यहाँ पे पॉइंट में 14 है और पॉइंट में 27 है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसका कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग। देखिए 4 से कटेगा कितने बार में, 4 पंचे 20, फास्ट करेंगे, बचेगा 2 29, ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, फिर 4 चौका 16, 4 से इसको भी काटेंगे, 4 चौक 24, बचेगा कितना, चलिए 15 चौका 60। अब और कोई कटने वाला है, कटने वाला तो लगभग नहीं है, 2 से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 से इसको काट लेंगे, इसको भी काट लेंगे। चलिए 2 से काटते हैं तो ये कितने बार में जाएगा, 28 दूना 56 होता है, 7 बार में कट जाएगा, 2 से ये 50 बार में कट जाएगा। यानी कि आप इसको अगर कैलकुलेट करके लिखना चाहेंगे तो 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 5 एकम 5 और 2 7, 5 छक 30, ठीक है, इतना बट्टा 287 आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से कट करके कितने बार में, देखिएगा 107 तो हो ही जाएगा, 14, यानी कि ये आपका आंसर आ जाएगा 107.14, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आप इसको चेक कर सकते हैं कैलकुलेट करके, थोड़ा सा कैलकुलेटिव, अब जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं उसमें क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा कम है, यानी कि नॉर्मल लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा दे रहा है। इसका मतलब कि कैलकुलेशन पे आपको ध्यान रखना है, इसको आप भाग लगा करके देखिएगा, यहाँ पे 107.14 ही आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इस पर ध्यान देंगे कि एक तालाब, कोई तालाब है जो 50 मीटर लंबा है, 25 मीटर चौड़ा है और 4 मीटर गहरा है। देखिए लंबाई, चौड़ाई और गहराई कौन से फिगर में होता है, तो घनाभ में होता है, यानी कि घनाभ के आकार का एक तालाब है, इसमें आपको लंबाई भी दे रखा है, चौड़ाई भी दे रखा है और ऊंचाई भी दे रखा है। गहराई का मतलब ऊंचाई होता है। अब आपसे पूछ लिया कि तालाब की धारिता क्या होगी, धारिता का मतलब होता है आयतन, यानी कि उस तालाब में कितने लीटर पानी आएगा, यानी कि मीटर क्यूब में आपको बताना है, लीटर में नहीं बताना है, मीटर क्यूब में ही बताना है। तो सिंपल सा बात आप जानते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का जो आयतन होता है वॉल्यूम, वो होता है L गुना B गुना H। सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, इस तीनों को गुना कर देना है। तो आप इसको ओरली भी कर सकते थे, 50 गुना 25 गुना 4, 25 चौका 100, 100 को 50 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 5000, आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ समझना था कि ये फिगर किस टाइप का बनेगा तालाब का। तो घनाभ बनेगा, घनाभ का आयतन होता है LBH, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों को गुना कर देंगे, आपस में आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, जो भी हमारा रेगुलर सेट चल रहा है। अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, पर डे आपका 1 से 2 वीडियो इस चैनल पर डाला रहा है, तो आप जब भी वीडियो को यानी देखिए तो आपको उसको कॉपी कलम लेकर के साथ में बैठना है और उसको साथ साथ रिवीजन करना है, यानी प्रैक्टिस करना है, आप खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद तब यहाँ पे देखना है। देखिए यहाँ पे करना क्या है कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, 9% का रेट है, 6 साल में आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 5427। तो आपको बताना है कि वो राशि क्या थी, यानी कितना रुपए का कर्जा लिया गया था। तो आप जानते हैं कि परसेंटेज में जो भी कर्जा होता है, यानी मूलधन जो होता है वो 100% के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखिए ब्याज जो है वो 9% अगर हर साल लगेगा तो 6 साल में कितना परसेंट ब्याज लग जाएगा, तो 9 गुना 6 सिंपली कर लेते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा, 54% हो जाएगा, यानी कि मूलधन का कितना परसेंट हो गया ब्याज, 54%। अब परसेंट में अगर 54% है और क्वेश्चन में दे रखा है कि साधारण ब्याज कितना रुपया है,
तो यहाँ पे रुपया में है 5427, यानी कि 54% का मतलब कितना रुपया हो गया, 5427 रुपया हो गया। तो आपसे पूछ रहा है कि वह धनराशि कितनी है, तो धनराशि हमेशा कितना परसेंट होता है, 100%, यानी कि 100% का आपसे वैल्यू पूछ लिया है। आपको सिंपल सा काम करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए इसके लिए हम बताए हुए थे कि दाहिना बट्टा बायां और गुना बगल वाला, बस यही याद रखिएगा, दाहिना बट्टा बायां और गुना बगल वाला, यानी कि जितना पूछेगा, 100 का पूछा तो 100%। अब यहाँ पे हम इसको काटना शुरू करते हैं, तो 9 से कट जाएगा दोनों ऊपर नीचे, तो 9 छक 54 हो जाएगा। 9 से ये कटेगा कितने बार में, 9 छक 54, बीच में 0, 9 तिया 27। अब यहाँ पे देखिएगा 3 से कटेगा 2 बार में, 3 से ये कट जाएगा कितने बार में, 201 बार में। अब 2 से ये कटेगा कितने बार में, 50 बार में। 201 को 50 से गुना कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 50 से गुना करना है, लास्ट में 0 आएगा, 5 से कर लेंगे तो 5 एकम 5, 0, 5 दूना 10, यानी कि पूरा का पूरा जो मूलधन था वो कितना है, तो 10,050 रुपया। आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।